यादत बाशुद एपिसोड 2। 5 से 6:30 बजे तक हमने बात की। अभी तक नमकदानी आगा हामिद के हाथों के दरमियान घूम रही थी। बातें खत्म हो गई थी। जब वो कमरे से निकलना चाहते थे तो मुझे पहले जाने का इशारा किया। मैंने कहा नहीं, आप पहले। उन्होंने कहा आप यकीनन सोचना चाहती हैं, लिहाजा इजाजत दें कि आखिरी हदीस भी बयान करूं। एक लम्हा फिक्र करना 70 साल की इबादत से अफजल है। गुफ्तगू के दौरान चंद बार उन्होंने हदीस और रवायात का सहारा लिया था। जो कुछ भी कहते या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान होता या इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का। इस हदीस पर हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ और वो मुझसे पहले कमरे से निकल गए। इस दिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आगा हामिद का मकसद यही था। वो आए, जवाब लिया और फिर बहुत जल्दी चले गए। जो कुछ उन्हें चाहिए था वो हासिल कर गए थे। अब मैं थी और हाबों की एक दुनिया जिनके साथ बचपन से मैंने जिंदगी गुजारी थी, और मैंने महसूस कर लिया था कि इस दिन से नशेबो फराज मेरे इंतजार में है। एक नया इंतजार जो खत्म न होने वाले एहसासात में तब्दील हो जाएगा। गुफ्तगू के इस 1.5 घंटे के दौरान मेरे वालिद, जबकि इनका पाँव जख्मी था, असा हाथ में लिए कमरे के बाहर टहल रहे थे। राहदारी के कोने तक जाते, दीवार से टेक लगाते और अपनी बात अशारों और तासुरात से समझाते कि बस काफी है। इनके चेहरे पर बआसानी इज़्तिराब देखा जा सकता था। मैं जानती थी कि मुझसे किस कदर वाबस्ता हैं और इन गुजरते लम्हों ने इन्हें परेशान कर दिया है। जब कभी परेशान होते, राह चलते या होंठों को दबाते। जब मैं कमरे से बाहर आई तो फूफो ने कहा, फरजाना जा, अच्छे से सोच विचार कर लो, हम आइंदा हफ्ते जवाब लेने के लिए फ़ोन करेंगे। शर्मिंदगी के बायस इस दिन की गुफ्तगू के हवाले से अपने बाबा और मामा से बात न कर सकी। ऐसे मौकों पर अमूमन अपने भाई अली से बात करती। मुख्तलिफ मामलात में वो मेरा खसूसी मशीर था। हालांकि उम्र के लिहाज से मुझसे 1 साल छोटा है, लेकिन अच्छा और मंतकी जवाब देता। उस वक्त जिम गया हुआ था। जब घर पहुंचा तो उससे पहले कि वो अपना बैग जमीन पर रखता, मैंने आगा हमीद से अपनी गुफ्तगू का माजा कह सुनाया और इसकी राय पूछी। अली ने कहा, अच्छा किया जो बात की, हमीद बहुत अच्छा लड़का है, मैं हर लिहाज से इसकी तारीफ करता हूँ। आगा हमीद की मोहब्बत इन इब्तदाई लम्हों से मेरे दिल में घर कर गई थी। मुझे खुदा से किए हुए अपने वादे की याद आ गई। ऐन 20वें दिन आगा हमीद मेरे लिए हमारे घर रिश्ता लाए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल मेरे दिल को इस तरह गर्म करेगा और इसके आराम और सुकून का सबब बन जाएगा। एक अजीब से एहसास ने मुझे घेर लिया था। वो सब माजी के खौफ और बेचैनी अपनी जगह दिली सुकून छोड़ गए थे। जैसे मुझे एक मुस्तहकम सहारा मिल गया था। ऐसा लगता था मैं पूरे इत्मीनान के साथ आगा हमीद पर भरोसा कर सकती हूँ। खुद अपने आप से कहा, हमीद वही है जिसके साथ दुनिया के इख्तिताम तक बगैर किसी हस्तगी और थकावट के रहा जा सकता है। इस वाक़े को 3 दिन गुजर गए थे। मैं फूलों को बाग में दुरुस्त करने का काम इंजाम दे रही थी। अम्मी ने इशारों में चंद बार आगा हमीद के हवाले से मेरी राय पूछी। इनकी हालत और कैफियत से मालूम होता था कि बहुत खुश हैं। वो हमेशा से आगा हमीद से मादराना शफकत रखती थी। अभी हम बात कर ही रहे थे कि घर के फ़ोन बजने की आवाज़ आई। अम्मी ने फ़ोन उठाया। इब्तदाई सलाम से मैंने खबरदार हो गई थी कि शायद फूफो ने जवाब लेने के लिए फ़ोन किया है। अहवाल पुरसी के दौरान अम्मी ने मुझे हाथ से इशारा किया कि वो फूफो को क्या जवाब दें। मैं कहने वाली थी, अभी तो 1 हफ्ता मुकम्मल नहीं हुआ, फिर किस बात की जल्दी है। लेकिन खुद गौर करने पर मैंने कहा कि मेरा जवाब तो तय है, चाहे आज हो या चंद दिन के बाद। अपने कंधों को उचकाया और अपने दिल को दरिया की मौजू के हवाले करते हुए बोली, मेरा जवाब मस्बत है, मगर क्योंकि हम रिश्तेदार हैं लिहाजा पहले मेडिकल टेस्ट करवाना होगा ताकि बाद में कोई मसला दरपेश ना हो। जब टेस्ट का जवाब नहीं आ जाता ये बात किसी के सामने ना करें। फूफो के इस कदर जल्दी फ़ोन करने की वजह आगा हमीद थे। उन्होंने अपनी वालदा से कहा था, मैंने फरजाना खानम को राजी कर लिया है, आप फ़ोन करें, मैं मुतमईन हूँ कि हमें मस्बत जवाब मिलेगा। हस्पताल में ICU की खिड़की के बाहर तमाम मरीजों और अपनी दादी की शफा याबी के लिए दुआ कर रही थी। 2-3 दिन से दादी को दिल की धड़कन हमवार होने के सबब एडमिट कर लिया गया था। मैं इनके लिए बहुत परेशान थी। मुझे अपने हाल का कुछ पता नहीं था कि इस वक्त किसी ने अपने सर हिलाकर मुझे सलाम किया। आगा हमीद थे। अभी तक मैं जुर्रत नहीं कर सकती थी कि इनकी आंखों की जानिब देखूं। इस दिन तक तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि इनकी आंखों का रंग क्या है। आगा हमीद बोले, परेशान ना हो, दादी ठीक हो जाएंगी।
वैसे मैंने 2 दिन बाद मेडिकल टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। जिस दिन अपॉइंटमेंट था मैं अपनी अम्मी के साथ ले गई। मैं और अम्मी आगे चल रहे थे और आगा हमीद हमारे पीछे। जब डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे तो अम्मी ने आगे बढ़कर वहां के सेक्रेटरी, जो कि एक जवान आदमी था, इससे सवाल किया, डॉक्टर हैं या नहीं। उसने जवाब दिया कि डॉक्टर किसी काम पड़ने की वजह से नहीं आ सकेंगे। आपकी बारी आज की बजाय मंगल तक मुलतवी हो गई है। जब अम्मी वापस आई, हमारी तरफ आई, तो आगा हमीद बोले, मामी आप क्यों आगे चली गई? मैं खुद जाकर अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट लूंगा, आप यहाँ पर बैठ जाएं। अम्मी ने बड़े आराम से हंसते हुए कहा, फरजाना ये तो तुम्हारे बाबा से भी बढ़तर हैं। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। मुझे शर्म आई कि अपनी अम्मी से कहूँ खूब अपनी होने वाली बीवी के बारे में हसास हैं। क्लिनिक से बाहर आए तो आगा हमीद ने बहुत इसरार किया कि हमें किसी जगह पहुंचा दे, मगर क्योंकि हम अम्मी की जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए बाजार जाना चाहते थे, इसीलिए वहीं से आगा हमीद से अलहदा हो गए। मंगल का दिन आने पर हम खुद डॉक्टर की क्लिनिक गए। कमरा इंतजार में कुर्सी पर बैठे हुए थे। अभी तक हमारी बारी नहीं आई थी। हवा न गर्म थी न सर्द। क्लिनिक की खिड़की से सितंबर की आगाज के सूरज की रोशनी आ रही थी। कोशिश के बावजूद कि अपना चेहरा खुश और मुतमईन दिखाऊं, आगा हमीद के हाथों की हल्की सी लर्जिश हर चीज बतला रही थी कि हमारे इंतजार का दुरानिया बहुत लंबा हो गया। मेरा हौसला खत्म हो गया था और इस दरमियान आगा हमीद को शरारत सूझ रही थी। अपने मोबाइल फोन को इस तरह हिला रहे थे कि सूरज की रोशनी मोबाइल स्क्रीन से टकराकर मेरी आंखों में पड़ रही थी। बचपन से ऐसे ही शरारती थे। मैंने हमवार लहजे के साथ कहा, आगा हमीद मुमकिन हो तो ये काम ना करें। आगा हमीद से निकाह के 1 महीने बाद भी मैं उनसे इसी तरह रस्मी अंदाज में गुफ्तगू करती थी। जमा का सीगा इस्तेमाल करती और आप कहकर मुहातब करती। आगाए स्याह काली का नाम पुकारे जाने पर हम फौरन डॉक्टर के कमरे की तरफ गए। कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। आगा हमीद ने दरवाजा खोला और इंतजार किया कि पहले मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। फिर वो खुद दाखिल हुए और आहिस्ता से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर हानम मिस्नी ने आपस में हमारी रिश्तेदारी से मुतल्लिक सवाल जवाब किए। मुहतात जायजे के लिए जरूरी था कि हम अपना खानदानी शजरा लिखें। आगा हमीद इस हवाले से मालूमात नहीं रखते थे। मसलन वो नहीं जानते थे कि मेरे अब्बू के सौतेले मामू ने इनकी फूफो से शादी की थी, लेकिन मैं इन सब के बारे में दादी के लुत्फ की बदौलत दिक्कत के तौर पर जानती थी। और खानदान में होने वाली शादियों और हस्बी नस्बी रिश्तों के बारे में मुझे ठीक से पता था, इसलिए किसी भी रिश्ते को लिखने से नहीं भूली। क्योंकि हमारी बरादरी में खानदान में शादियां ज्यादा होती थी, लिहाजा डॉक्टर साहबा ने चंद बार हमारी खानदानी शजरा बनाने में गलती की। बार बार लकीर खींचकर दुरुस्त करती। वो हंसती और कहती, दोबारा से शुरू करना होगा, आप लोगों का शजरा बहुत उलझा हुआ है। आखिरकार उन्होंने ब्लड टेस्ट और दीगर कामों के लिए इजाजतनामा दे दिया। टेस्ट के दिन फातिमा भी मेरी और आगा हमीद के साथ आई। ब्लड टेस्ट मुश्किल और तकलीफदा था। मेरे आंसू निकल आए और चेहरे का रंग फीका पड़ गया। आगा हमीद परेशान और फिक्रमंद मेरे सरहाने खड़े थे। मुझे इस हालत में देखना नहीं चाहते थे। मेहरबानी के साथ कुछ न कुछ बोलने लगे कि मेरी तवज्जो हट जाए। कहा कि 3 तक गिनती गिनेंगी और खत्म हो जाएगा। ब्लड टेस्ट के बाद मैं कुछ देर बैठ गई क्योंकि ज्यादा खून देने की वजह से कमजोरी आ गई थी। वापसी पर आगा हमीद ने ब्लड टेस्ट की रसीद मुझे दी और कहा, फरजाना हानुम मैं शर्मिंदा हूँ, कल मुझे मिशन पर जाना है। जहमत ना हो तो 2 दिन बाद आप रिपोर्ट ले लीजिएगा और जब ले चुके तो मुझे जरूर बताइएगा। जब वापस आऊंगा तो एक साथ चलकर डॉक्टर साहबा को क्लिनिक जाकर दिखा देंगे। आने वाले 2 दिनों में हमें एक दूसरे की कोई खबर नहीं थी। एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी नहीं लिया था कि राब्ते में होते। कभी ब्लड टेस्ट की रसीद को देखते हुए मैं मुर्गी की तरह चक्कर लगाती और अपने हाबो ख्याल में आने वाले सालों को पुजल की तरह जोड़ती। अपने आप से कहती, अगर रिपोर्ट का जवाब मस्बत हुआ तो मैं और आगा हमीद शादी करेंगे और साल हर साल एक दूसरे के साथ खुशो खुरम रहेंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। रिपोर्ट के जवाब मनफी होने के मुतालिक ज्यादा न सोचती थी क्योंकि इस हवाले से मैं अपने जहन में कुछ तैयार करना नहीं चाहती थी। लेकिन अगर इसका ख्याल आ जाता तो उससे कहती, शायद ब्लड टेस्ट का जवाब मनफी हो तो फिर क्या। खूब जाहिर है कि फिर हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, किसी से इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इतनी अहम रिपोर्ट से लाताल्लुकी तो नहीं बरती जा सकती। जब ये सोचती तो वो तमाम ख्यालात जिन्हें जहन में तैयार किया था सब पारा पारा हो जाते। मैं जानना चाहती थी कि आगा हमीद क्या सोचते होंगे।
یہ 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। मैंने घड़ी को देखा। मैं चाहती थी कि घड़ी की सुइयों को रस्सी से खींचूं कि वक्त किसी तरह तेजी से गुजर जाए और मैं इस कश्मकश से बाहर आ जाऊं। अपना बैग निकालकर रसीद को देखा ताकि मुझे पता चले कि किस वक्त जाकर रिपोर्ट हासिल करूं। अभी मैं सोच ही रही थी कि फूफो का फोन आ गया। अहवाल पुरसी के बाद उन्होंने बताया कि आगा हमीद मिशन से वापस आ गए हैं और चाहते हैं कि रिपोर्ट लेने के लिए साथ चले। जब भी इनके साथ कहीं जाना पड़ता मैं पुरसकून न होती और मुझे शर्म आती थी। समझ में नहीं आता था कि बात किस तरह करूं। आगा हमीद मुझे लेने आए और हम रिपोर्ट लेने के लिए लेबॉर्ट्री गए। रिपोर्ट के हवाले से अपनी परेशानी को हम एक दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों की आंखों से बेचैनी जाहिर थी। आगा हमीद रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए। मैंने कहा, रिपोर्ट का जवाब बताने के लिए आप लंच की दावत कीजिएगा। आगा हमीद बोले, अब दुआ करें कि रिपोर्ट में कोई मुश्किल ना हो। 1 लंच की जगह 10 लंच की दावत दूंगा। रिपोर्ट देखने से मुझे अंदाजा हो गया कि कोई मसला नहीं, जवाब मस्बत है। लेकिन मैंने आगा हमीद से कहा कि मजीद इत्मीनान के लिए अपॉइंटमेंट ले लें और दोबारा क्लिनिक जाकर डॉक्टर साहबा को रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। आगा हमीद ने वहीं पर क्लिनिक फोन किया और इसी दिन शॉप का अपॉइंटमेंट ले लिया। लेबॉर्ट्री से वापसी पर हयाम स्ट्रीट से सब्जा मैदान तक हम पैदल चले। करीबी रिश्तेदारों को रिपोर्ट का कतई जवाब मिलने तक इस बारे में बताया नहीं था, इसलिए मैं कुछ परेशान थी कि कहीं कोई जान पहचान वाला हमें साथ न देख ले। हम दुकानों से गुजरते हुए जा रहे थे कि आगा हमीद ने कहा, हम फ्रूट जूस पी लें। मैंने कहा, नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। कुछ कदम आगे चलकर बोले, दोपहर के खाने का वक्त भी निकल चुका है, चलकर कुछ खा लें। मैंने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। इनकी तजावीज़ से साफ मालूम था कि मजीद कुछ वक्त साथ गुजारने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे बस में नहीं था। मैं अभी तक आगा हमीद के साथ आमियाना रवैया इख्तियार न कर सकी थी। इनकी हर पेशकश ठुकराए जाने की वजह से वो मायूस हो गए। टैक्सी में भी ज्यादा बात नहीं की। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मैंने धूप का चश्मा पहन लिया। आगा हमीद की एक पलक शेड पर गिर गई थी। पलक हाथ में उठाकर मुझे दिखाई और बोले, देखें, इसलिए कि आप मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी पलकें गिर रही हैं। न चाहते हुए भी मैं हंस पड़ी, लेकिन इस हंसने की वजह से मैं घर पहुंचकर बहुत रोई कि मैं क्यों एक नामहरम की बात पर हंस दी। मेरी अम्मी ने मुझे रोते हुए देखा तो कहा, मेरी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तुम बाकायदा तौर पर हमीद की बीवी बनने वाली हो, इसलिए गलत बात नहीं है। अम्मी के मेहरबानी से बड़े जुमलों की वजह से मैं कुछ पुरसुकून तो हो गई, लेकिन तहे दिल में बहुत परेशान थी। एक तरफ मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा आगा हमीद के साथ रहूं, इन्हें समझूं, हम एक दूसरे से मजीद बातें करें, और दूसरी तरफ मुझे शर्म आती थी। इस नौयत का राब्ता मेरे लिए बिल्कुल नया था। इसी दिन मगरिब के करीब आगा हमीद मुझे लेने आए ताकि क्लिनिक जा सके। वहाँ 1-2 से ज्यादा अफराद अपनी बारी के मुंतजिर नहीं थे। आगा हमीद फीस अदा करके मेरे करीब कुर्सी पर बैठ गए। इनके पाँव की मुसलसल हरकत की वजह से मैं इनकी बेचैनी समझ सकती थी। कुछ देर इंतजार करने पर हमारी बारी आई तो हम अंदर गए। डॉक्टर साहिबा ने रिपोर्ट को बगौर देखा। इनके जायजे में कुछ मिनट लगे, फिर जैसे ही उन्होंने अपनी ऐनक उतारी, मुस्कुराई और कहा, मिठाई खिलानी पड़ेगी, मुबारक हो, कोई मसला नहीं है, आप दोनों शादी कर सकती हैं। आगा हमीद ने आंखें बंद की और सुकून का सांस लिया। वो मुतमईन हो गए थे। वो वाहिद रुकावट जो इस मलाप को रोक सकती थी, इस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी जो खुदा के फजल से मस्बत थी। आगा हमीद बोले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। फरजाना खानम तो लेबॉर्ट्री में ही रिपोर्ट समझ गई थी, लेकिन हमने सोचा इसे आपके पास लाएं ताकि मजीद इत्मीनान हो जाए। डॉक्टर साहिबा ने कहा, बहुत अच्छा, फरजाना खानम को कुछ वक्त बाद हमारा साथी बनना पड़ेगा। जरूरी है कि इन चीज़ों को समझ बूझ रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों खुशबख्त होंगे और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। आगा हमीद से खुशी के मारे बैठा नहीं जा रहा था, मगर डॉक्टर साहिबा के सामने वो खुलकर अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहे थे। खुशी के मारे उन्होंने चंद बार डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा किया और हम मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ क्लिनिक से बाहर आ गए। आगा हमीद की आंखें अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, खुदा का शुक्र है, अब खत्म हुआ, हम पुरसुकून हो गए। कुछ देर ठहर कर मैंने कहा, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे लगता है एक इम्तिहान और भी देना होगा। निकाह से मुतल्लिक एक दर्स में शिरकत करनी होगी। निकाह होने के लिए लाजमी है।
आगा हमीद को इस बात का सर पैर से समझ ही नहीं आया था। कहने लगे, नहीं भाई, जरूरी नहीं, सिर्फ इसी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जमा करवाना काफी होगी। जल्दी से चलते हैं ताकि मिठाई ले लें और दोनों खानदान वालों को ये अच्छी खबर दें। यकीनन वो भी ये खबर सुनकर खुश होंगे। मैंने अपने कंधों को उचकाया और कहा, पता नहीं, शायद मुझे सही नहीं मालूम और आपकी मालूमात निकाह के बारे में दुरुस्त है। बचपन में फूफो के घर इनकी बेटियों के साथ अक्सर खेला करती थी। जब बड़ी हो गई और सने बलूगत को पहुंची तो मुझे वहां जाने में शर्म आती थी और मैं कम कम जाने लगी थी। आगा हमीद भी हमारे घर बहुत कम आते थे। जब से हमारी शादी के बाद संजीदगी से होने लगी थी, हमारी रफ्तो आमद बढ़ गई थी। इस दिन भी आगा हमीद अपने वालिदैन के हमरा गुफ्तगू के आखिरी मराहल के लिए आने वाले थे। मैं फलों को धोने में मशगूल थी कि बाबा किचन में आ गए। उन्होंने पूछा, प्यारी बेटी, अगर हक महर की बात निकल आई तो क्या कहें? तुम्हारी राय क्या है? शर्म के मारे बाबा के साथ इस मौजू पर तफसीली बात करने की मेरी हिम्मत न थी। मैंने कहा, बाबा जो भी आपको बेहतर समझे। बाबा हंस दिए और कहा, महर तुम्हारा अपना हक है, तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं। बेटी को अपना हक महर खुद तय करना चाहिए। कुछ हिचकिचाहट के बाद मैंने कहा, 500,000 तो मान, कैसा रहेगा? आपको खुद भी मालूम है मामा के खानदान में सबका महर 500,000 से ज्यादा रहा है। बाबा ने किन्नू उठाया और बोले, जो भी तुम्हारी राय हो, लेकिन मेरी नजर में ज्यादा है। मैंने फलों को टोकरी में डाला और इन्हें खुश करते हुए बोली, फिर 300,000 तो मान कह दें, लेकिन इससे कम ना कहें। बाबा मुस्कुराए और कहा, हक महर कौन देता है और कौन लेता है? मैंने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। बाबा की नजरें गायबाना थी। ऐसे लगता था इन्हें यकीन नहीं आता था कि छोटी सी फरजाना जो हमेशा बहाना बहाना से बाबा की गोद तलाश करती थी और चाहती थी कि गंटू उनके साथ खेले कूदे, उस फरजाना के साथ वो हक महर और शादी की बात कर रहे होंगे। मैंने मेहमान नवाजी के लिए हर चीज आमादा कर रखी थी। पहली बार कोई मेहमान हमारे घर नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी थी। चंद बार मैंने प्लेटों और छुरियों को रुमाल से सुखाया। फातिमा ने अपना सर मेरे सर पर रख दिया और अम्मी अब्बू से आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी। मेरा ख्याल था कि हक महर के हवाले से बात कर रही थी। बिलाखिर मेहमान आ गए। अहवाल पुरसी के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई। फिर से चाकू को सुखाया, लेकिन मेरी पूरी तवज्जो इन बातों की तरफ थी जो ड्राइंग रूम में की जा रही थी। फूफो ने कहा, भाईजान, अब जबकि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है तो आपकी इजाजत से कल फरजाना और आगा हमीद जाकर अंगूठी खरीद लें। एक हफ्ते बाद जुम्मा के दिन हम नकाह पढ़वाने वालों को बुला लेंगे। अंगूठी की बात पर मेरी निगाह बाएं हाथ की उंगली पर पड़ी। एक अजीब से एहसास ने मेरे वजूद को घेर लिया जो इत्मीनान के अलावा मेरी आंखों के कंधों पर वफाए अहद और जवाबदही के एहसास को डाल देने वाला था। जब हक महर की बात हुई तो मेरे वालिद ने कहा, फरजाना की राय 300 सिक्कों की है। हमीद के वालिद की अपनी कोई खास राय न थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमीद को खुद दुल्हन के साथ इस मौजू पर किसी नतीजे पर पहुंचे और कबूल करे। कुछ लम्हों के लिए खामोशी की संगीन फजा पूरे कमरे पर साया कर लिया। मैं जानती थी कि आगा हमीद इस कदर बाहिया हैं कि इनके लिए बुजुर्गों के दरमियान बोलना मुश्किल होगा। बेचारा जब आगा हमीद ने देखा कि सब लोग इनके जवाब के मुंतजिर हैं तो कहा, हमारे करीबी रिश्तेदारों मसलन भाइयों की बीवियों या बहनों के हक महर अमूमन 114 सिक्कों पर मबनी होता है। 300 सिक्के तो बहुत ज्यादा हैं। अगर मुझसे पूछे तो मैं चाहूंगा कि मेरी जोजा का हक महर 14 सिक्कों पर मुश्तमिल हो, लेकिन फिर दुल्हन की घर वालों की राय भी शर्त है। हर चीज तहबाला हो चुकी थी। बहुत पहले ही से आगा हमीद की मोहब्बत मेरे घर वालों के दिल में बैठ चुकी थी। मेरी वालदा बजाय इसके कि मेरी तरफदारी करती, आगा हमीद से कहने लगी, कल अंगूठी खरीदने के वक्त फरदाना से बात कर लेना, शायद इसकी राय बदल जाए। फिर जो भी तुम दोनों मिलकर फैसला करो। बाबा भी आगा हमीद की तरफदारी में थे, मामा से कुछ ज्यादा पीछे नहीं थे। जाहिरन उन्होंने कहा था कि फरजाना की राय 300 सिक्कों की थी, मगर साफ मालूम था कि इनकी अपनी राय कुछ और है। चाय लेकर जाने पर मुझे महसूस हुआ जैसे पहली बार चाय की ट्रे लेकर जा रही हूँ। अभी तक आगा हमीद को नहीं देखा था। वो आगा हमीद जो आज हमारे घर आए थे इस हमीद से मुख्तलिफ थे जिनको मैंने पिछली मुलाकातों से देखा था।
अब वो मेरी सिर्फ फूफो का बेटे नहीं थे, बल्कि तय था कि मेरा जीवन साथी बनेंगे। सबको चाय देने के बाद फूफो के करीब बैठ गई। फूफो को, जिनके चेहरे से साफ खुशी नुमायां थी, मेरा हाथ थाम लिया और बोली, हमने भाई से इजाजत ले ली है। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते के जुम्मा को निकाह की रस्म मुनक्कद करेंगे। कल किस वक्त फारिग हो ताकि तुम दोनों जाकर अंगूठी खरीद लो? मैंने जवाब दिया, 4 बजे तक क्लास है, घर पहुंचूंगी तो 4:30 बज चुके होंगे, इसके बाद फारिग हूँ। तय हुआ कि शाम 5 बजे आगा हमीद हमारे घर आएंगे ताकि दोनों अंगूठी खरीदने के लिए बाजार जा सके। अगले दिन सुबह 7 बजे से मेरी क्लासें थी और वो भी हर क्लास एक अलग डिपार्टमेंट में थी। एक क्लास का वक्त खत्म होता तो जल्दी जल्दी दूसरी क्लास में पहुंचती। घर पहुंची तो 4:30 बज चुके थे। बाबा और फातिमा सेहन में बैडमिंटन खेल रहे थे। थकावट की वजह से मैं उनके साथ नहीं खेल सकी। अपने कपड़े तब्दील करके टीवी के सामने बैठी और अपनी टांगें सीधी कर ली। नए खरीदे हुए जूते मेरे पाँव में दर्द कर रहे थे। ऐसा लगता था कि पाँव में छाले पड़ गए हैं। टेलीविजन पर ड्रामा सीरियल दोन की नशर हो रहा था कि घर की बेल बजी। आगा हमीद थे ठीक 5 बजे। मैं इस कदर थकी हुई थी कि आज जाने के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। आगा हमीद ऊपर नहीं आए और वहीं सहन में इंतजार करने लगे। मैंने खिड़की से एक नज़र सहन में देखा। आगा हमीद अपने बाल ठीक कर रहे थे। वही लिबास ज़ेबे तन किए हुए थे जिसे मैंने हमारी गुफ्तगू के पहले दिन पहने हुए देखा था। सुरमई रंग की पैंट और आम सी शर्ट, वो भी सरमई रंग की, जो पैंट पर बाहर निकली हुई थी, सादा और खूबसूरत। लेकिन क्योंकि सुबह से क्लासों में थी इसलिए मैं बाहर जाने की हिम्मत ना हो रही थी। और फिर मेरे पाँव में भी दर्द था। एक पाँव से दूसरा पाँव बदल रही थी। मेरी अम्मी, जिन्हें हमेशा ही से आगा हमीद की हर तरह से फिक्र रहती थी, कहने लगी, जल्दी जाओ, बुरी बात है, हमीद इंतजार कर रहा है, बंदा खुदा कितनी देर से सेहन में खड़ा है। मैं जल्दी से तैयार हो गई और हम घर से बाहर निकल आए। तेज हवाएं चल रही थी और गिरदो गबार ने आसमान की फिजा को पुर कर दिया था। वो आगा सईद की गाड़ी लेकर आए थे। मैं कुछ हिचकिचा रही थी, इसलिए मशवरा दिया कि टैक्सी से चलते हैं। मुझे इस तरह सुकून था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे इस मशवरे से आगा हमीद की हैरानी हुई हो। लेकिन उन्होंने मेरी राय को कबूल किया और फौरन ही टैक्सी करवा ली। सब्जा मैदान पर पहुंचकर जब हमने पैदल चलना शुरू किया तो हवा और तेज हो गई थी। मैंने कहा, आगा हमीद, ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में खरीदारी करना नहीं है। मैं खुद थकी हुई हूँ और हवा भी ऐसी। आगा हमीद, जिन्होंने शौको खुशी के मारे मौसम की शिद्दत पर आंखें बंद कर ली थी, कहने लगे, इतना अच्छा मौसम है, इत्तफाकन इंसान को 2 अफराद की खरीदारी के लिए ताज़ा दम कर देता है। आज हमें अंगूठी ज़रूर खरीद लेनी चाहिए। मैंने अम्मी से वादा किया है। सोने की चंद दुकानों पर गए। मैं एक सादा और हल्की सी अंगूठी की तलाश में थी जिसे उंगली में पहनकर पुरसुकून हो सकूं। लेकिन आगा हमीद ऐसी खास अंगूठी की तलाश में थे कि जिस पर कोई नगीना हो। जब हम दुकानों के शोकेस को एक एक कर देख रहे थे तो मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं। मैंने पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अल्फाज को बदल लेते हैं। कुछ देर हिचकिचाहट के बाद वो बोले, हाँ, मगर मुझे नहीं पता अभी कहूँ या नहीं। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, अपने आप को ज्यादा परेशान ना करें, अगर कोई बात है तो बताएं। 15 मिनट गुजर गए। मेरी तमाम तर तवज्जो इस बात की जानब थी जो आगा हमीद कहना चाहते थे। दुकानों के शोकेस पर तवज्जो नहीं थी और कोई चीज पसंद नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, आगा हमीद, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बात कह दें। मेरी तवज्जो इसी जानब है कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अभी तक इसी रस्मी अंदाज में इनसे बात करती थी। मजाक में कहने लगे, लेकिन मेरा हौसला तो खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं शुक्रगुजार होंगी आपकी अगर आप अपने हौसले को कम कर दें ताकि मैं इस मौसम में मुकम्मल तवज्जो के साथ एक अंगूठी पसंद कर सकूं। फिर कुछ इंतजार करने के बाद बोले, क्या ऐसा हो सकता है कि हम हक महर को कम रखें? मैं 14 सिक्कों की बात पर ज्यादा मौकफ हूँ। जैसे ही उन्होंने हक महर कहा, मैं अपनी अम्मी के आगा हमीद को गुज़श्ता रोज दिए गए मशवरे की याद आ गई। तय हुआ था कि अंगूठी खरीदते वक्त वो हक महर के हवाले से आखिरी कोशिश करेंगे। मैंने जवाब दिया, क्या ये सब इंतजार इसीलिए था?
मैंने अपनी राय तो कल ही बता दी थी। मेरी अम्मी की तरफ से तमाम खानदान वालों के हक महर 500 सिक्कों से ज्यादा है। फिर भी मैंने कहा 300 सिक्के, 200 सिक्के मैंने आपको कम दिए हैं, आप इसी को कबूल कर लें ताकि अच्छाई का सिला पाएं। वो जवाब में कुछ नहीं बोले। उस पहले दिन जब हमने गुफ्तगू की थी उनका अंदाज यही था, सिर्फ मुझे खुश करना चाहते थे और ये अंदाज मेरे लिए बहुत कीमती था। हल्के और बारीक के दरमियान तदब्बुब के बाद एक दरमियानी अंगूठी खरीदी, 1 ग्राम 114,000 तमान का, जो कुल मिलाकर अंगूठी के वजन के इतबार से 6,000 तमान हो गया। वापसी पर मैंने आगा हमीद से पैदल चलने की फरमाइश की। मैं चाहती थी कि हम आपस में बातें करें, मैं इन्हें ज्यादा सुनूं और बेहतर तौर से पहचान सकूं। इस तरह मुझे ज्यादा सुकून मिलता था। बाजार से लेकर निजामे वफा के चौराहे तक पैदल आए। आगा हमीद किसी फ्रूट जूस की तलाश में थे ताकि मेरी पजीराई कर सकें, लेकिन जितना भी चले कोई दुकान ना मिली। बोले यहाँ कोई दुकान भी नहीं है कि इंसान अपनी होने वाली बीवी की मेहमान नवाजी कर सके। मैं हंस पड़ी और कहा, ये रास्ते सब इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों के हैं, यहाँ कौन आकर फ्रूट बेचेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की इन दुकानों से गुजरकर हिबान सादी की फवारे के पास बिलाहर एक फ्रूट जूस की दुकान मिल ही गई। आगा हमीद ने अच्छा खासा खर्चा किया और 2 आइसक्रीम और गर्मा और गाजर का जूस खरीदा, साथ ही मिनरल वाटर भी लिया। मैंने ग्लास में थोड़ा सा पानी पिया और आगा हमीद से कहा, हिफ्ज़ाने सेहत के इतबार से कुछ लोगों का कहना है कि अपने ज़ाती ग्लास में पानी पिएं, लेकिन मैंने सुना है किसी आलम ने सिफारिश की है कि जिंदगी में मोहब्बत पैदा करने के लिए मियाँ बीवी को एक ही ग्लास में पानी पीना चाहिए। मेरा ये कहना था कि आगा हमीद ने अपना गिलास दूर किया और जिस गिलास में मैंने पानी पिया था उसी को भर दिया। पानी पीते वक्त शर्मा रहे थे। बोले, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे ना देखें ताकि मैं पानी पी लूं? मैं इन्हें तंग करना चाहती थी, इसलिए उन पर अपनी नजर न हटाई। उनकी हंसी छूट गई थी, इसलिए कुछ ना पी सके। मैंने कहा, मुझे तो आप बचपन से ही जानते हैं, मुकम्मल तौर पर एक शरारती बच्ची हूँ। फिर भी बचपन में किए हुए कारनामों का जिक्र करने लगी, किस तरह अपनी छोटी बहन को परेशान करती थी। मैंने कहा, मुझे याद है बचपन में फातिमा को बहुत तंग करती थी, जो उस वक्त 2 साल की भी ना थी। बेचारी हर चीज से बेखबर। फातिमा अपने मुंह में चंगाल डालती और मैं उसके रोने से लुत्फ उठाती थी। अपने बचपन की यादें और शरारतें बताते तो आगा हमीद मजाक में कहने लगे, मामू की बेटी, अभी भी देर नहीं हुई, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे शादी न करूं? मैंने जवाब दिया, नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, जाएं, सही से सोच विचार कर चुके तो खबर दे दीजिएगा। आइसक्रीम खाने के बाद हालांकि मैं थक चुकी थी, मगर फिर भी दोबारा पैदल चलने लगी। बातों के लिए इनका दिल खूब गर्म हो चुका था। बोले, ईदों पर जब आपके घर आते थे तो दिल चाहता था कि आप अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आएं ताकि आपको देख सकूं। जब नहीं आती थी तो दिल टूट जाता था, लेकिन जब आपके घर से वापस निकलते तो तहे दिल से मुझे आपका ये काम अच्छा लगता था, क्योंकि कोई नामहरम आपको न देखे इसलिए बाहर नहीं निकलती थी। सही कहा था ना? सही कहा था उन्होंने। मेरी आदत थी कि जब भी मैं कोई नामहरम हमारे घर में आता था तो मैं अपने आप को कमरे से बाहर नहीं निकालती थी। मेरे लिए ये जानना दिलचस्प था कि जब मैंने पहली बार मनफी जवाब दिया तो आगा हमीद का क्या रद्द अमल था। मैंने पूछा, जब आपको पता चला कि मैंने जवाब में नहीं कहा है तो क्या हुआ? आगा हमीद ने एक आह खींची और बोले, माजी से बेखबर था। जब मैंने ये बात सुनी तो अपने कमरे से बाहर आया, अम्मी से पूछा कि मगर आप लोग किसके यहाँ रिश्ता लेने गए थे, ये सब बातें किस लिए? मामा ने माजरा बताया कि तकी मामू के घर गए थे, लेकिन फरजाना ने नहीं में जवाब दिया। मैंने इतराज करते हुए शिकवा किया कि आहर मेरी मामा मेरे रिश्ते के लिए मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गई? आप लोग अकेले ही चले गए। कहाँ पर दामाद के बगैर रिश्ता लेने जाते हैं जो आप लोग चले गए? फिर मैं अपने कमरे में चला गया। मेरे आंसू निकल आए। खुद से कहा, मुझे मामू की बेटी से मोहब्बत है। जितना भी वक्त गुजरा मेरे यकीन में इजाफा हुआ कि मेरी बीवी आप ही बनेंगी। लेकिन जब मैंने सुना कि आपने रद्द कर दिया है तो मैं खुद से लड़ता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके बारे में मैं इतना सोचूं और जिससे मोहब्बत करूं
وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہاں تک کہ گفتگو پہنچی تھی کہ میں نے بھی خدا سے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کا ذکر کیا۔ میں نے کہا آپ کے دوسری مرتبہ آنے سے پہلے میں نے نظر کی تھی کہ 40 دن تک دعائے توسل پڑھوں گی، اس کے بعد جو پہلا فرد آیا اور اچھا ہوا تو مثبت جواب دوں گی، لیکن ایسا لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، آپ 20ویں روز ہی آ گئے۔ حمید ہنس دیے اور بولے ایک بات بولوں، غصہ نہ کیجیے گا۔ حالانکہ آغا حمید کے لہجے سے ہی میری ہنسی چھوٹ گئی تھی، پھر بھی میں نے کہا آپ کہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسری مرتبہ آنے سے 1 ہفتہ پہلے میں کم گیا تھا بی بی معصومہ کریمہ اہل بیت علیہم السلام کے حرم کی زیارت کے لیے۔ وہاں میں نے ہانوم سے کہا تھا اے بی بی معصومہ کم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے مجھ تک پہنچا دے؟ میرا دل فرزانہ کے پاس ہے، مجھے اپنے عشق تک پہنچا دے۔ میں نے آپ کو کریمہ اہل بیت سے لیا ہے۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد میں نے کہا آغا حمید، اب جب آپ نے یہ بات بتائی ہے تو اجازت دیں کہ جو خواب اور جو کچھ میں نے چند سال پہلے دیکھا تھا آپ کو بتاؤں۔ البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ زیادہ خواب و خیال میں نہ جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا مگر آپ نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے کہا کچھ سال پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر گھر کے اوپر چکر لگا رہا ہے اور مجھے آواز دے رہا ہے۔ جب میں اوپر چھت پر گئی تو اسی ہیلی کاپٹر کے اندر سے ایک سرکٹا دمبا میری گود میں ڈال دیا گیا۔ آغا حمید نے کہا عجیب خواب ہے، اس کی تعبیر تلاش نہیں کی۔ میں نے کہا یہ خواب میرے ذہن میں تھا لیکن میں نے کسی سے بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم مشہد گئے۔ وہاں ہمارے ہوٹل کی لابی میں شہداء کی زندگی اور یادداشت پر مبنی کتابیں موجود تھیں۔ اتفاق سے وہاں پر میں نے پاؤ کے علاقے کے ایک کمانڈر ناصر کاظمی کی زوجہ کی بیان کردہ یادداشت کو پڑھا، جنہوں نے میری طرح کا خواب دیکھا تھا۔ لکھا تھا کہ شہید کی زوجہ نے پہلی بار رشتہ آنے پر منفی جواب دیا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر گھر کے اوپر آیا اور ایک سرکٹا دمبا اور ایک مچھلی کے ساتھ ان کی گود میں گرا دیا۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے ساتھ کام کرنے والے سے بیان کیا تو اس ساتھی نے بتایا کہ یہ سرکٹا دمبا خدا کی راہ میں قربانی ہے، شاید جب آپ کی شادی کریں تو آپ کے شوہر شہید ہو جائیں، وہ مچھلی بھی بچہ کی نشانی ہے۔ البتہ آپ کے شوہر بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شہید ہو جائیں گے اور آخرکار ان کی زندگی میں بالکل اسی طرح پیش آیا، ان کے بچے بھی ولادت سے پہلے ہی ان کے شوہر کی شہادت ہو گئی۔ وہاں پر میں نے یہ یادداشت پڑھی تو سمجھ آیا کہ شاید میں بھی ایک شہید کی زوجہ ہوں گی۔ میرے خواب کو سننے پر آغا حمید نے عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے یعنی ایسا ہو سکتا ہے؟ میری تو خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن میں کہاں اور شہادت کہاں؟ اس دن کافی فاصلہ ساتھ پیدل چلے اور آپس میں گفتگو کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہمارے درمیان اتنی باتیں ہوئی تھی۔ پانی کے کنال تک پہنچے تو میں واقعاً تھک چکی تھی۔ آغا حمید نے میری تھکاوٹ دیکھی تو مشورہ دیا کہ ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹیکسی میں سوار ہوئے تو بولے اے خدا، مٹھائی تو بھول گئے، ہمیں مٹھائی لینی چاہیے تھی۔ ابھی کچھ زیادہ فاصلہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم پھر اترے اور بازار کابل البرز کی طرف گئے۔ آغا حمید نے مٹھائی کے 2 ڈبے خریدے، ایک ڈبہ اپنے لیے اور ایک ڈبہ ہمارے گھر کے لیے۔ 1 کلو مٹھائی علیحدہ سے میرے لیے خریدی۔ بولے یہ گل محمدی مٹھائی آپ کے لیے، صبح یونیورسٹی جاتے وقت کھائیے گا۔ میں آغا حمید کی تاریخ پیدائش جاننا چاہتی تھی، بلا واسطہ سوال نہ کرنے کے لیے۔ جب ہم سفارشی شدہ مٹھائی تیار ہوئی، ہم سالگرہ کے لیے تیار شدہ مختلف کیکوں کی طرف گئے۔ ایک نظر دیکھ کر میں نے پوچھا ان کیکوں کو دیکھ رہے ہیں، کس قدر سجے ہوئے ہیں اور پیارے ہیں۔ میری سالگرہ تو اس بار گزر گئی، لیکن آئندہ سال اسی طرح کا کیک 2 تیر یعنی ایرانی کیلنڈر تیر کا 1 مہینہ ہے کو منگوائیں گے۔ ویسے آغا حمید آپ کس مہینہ کو پیدا ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا میری سالگرہ آنے میں ابھی کافی وقت ہے۔ میری سالگرہ 4 اردے بہشت یعنی اردے بہشت بھی ایک ایرانی کیلنڈر میں مہینے کا نام ہے کو ہوئی ہے۔ آغا حمید کا تاریخ پیدائش بتانا تھا کہ میں اپنے ذہن میں دونوں کی سالگرہ کا حساب کتاب کرنے میں مصروف ہو گئی۔ بہت جلد ہی میں نے ایک خوبصورت مماثلت تلاش کر لی اور بہت خوشحال ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں کی پیدائش ایک ہی جیسی تھی۔ میں سال کے 4تھے مہینے کے دوسرے دن پیدا ہوئی تھی اور آغا حمید دوسرے مہینے کے 4تھے دن۔
मिठाई की दुकान से कोसर के दूसरे फव्वारे तक पैदल जाना था। आगा हमीद वर्जिश करने वाले इंसान थे और बचपन से जिम जाते थे। ये सब पैदल चलना उनके मामूल में था, लेकिन मुझ में इस कदर पैदल चलने की हिम्मत न थी। सड़क पर चंद मरतबा मैं बैठ गई और कहा, मैं मजीद और नहीं चल सकती, थक गई हूँ। आगा हमीद हाथ में मिठाई पकड़े हुए बोले, हम महरम भी नहीं हैं कि आपका हाथ पकड़ लूं। यहाँ पर गाड़ी भी नहीं, हम मजबूर हैं कि सड़क के आखिरी कोने तक पैदल जाएं ताकि टैक्सी ले सके। हमारा रास्ता, चलने का तरीका और रफ्तार नए मंगनी के जोड़े के जैसा था। कस्बीन जैसे शहर में मुश्किल था कि आप सड़क पर चले और कम से कम चंद जान पहचान वाले लोग या रिश्तेदार न मिल जाएं, खास तौर पर जबकि आगा हमीद को बहुत से लोग पहचानते थे। मैं बैठी हुई थी और आगा हमीद को कि होने वाले जिम की कराटे की क्लास के शागिर्दों ने हमें देख लिया। दूर से इशारा कर रहे थे और चहम गोइयां कर रहे थे। इनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा, उस्ताद आपकी हानुम है, मुबारक हो। आगा हमीद को आंखों के नीचे से देखा। शर्मिंदगी से पसीने की बूंदें इनकी पेशानी पर बैठ गई थी। ऐसा मालूम होता था कि इन्हें अंदर से तोड़ रही हैं। उनकी जानब हाथ फैलाया और बोले, ये बच्चे इंसान की इज्जत नहीं रहने देते, कल पूरे कस्बे में खबर फैला देंगे।